हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में, और हिंदी में हम लोग जो है पद्यखंड पे पहुंच चुके हैं। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है 100 प्रसंग व्याख्या, और इस व्याख्या को हम करवाने वाले हैं। मतलब इस 100 प्रसंग व्याख्या से जितने भी सवाल आए है ना, वो सवाल आप निश्चित रूप से बना पाओगे। इसलिए हम यहाँ पे लगभग 12 इंपॉर्टेंट 100 प्रसंग व्याख्या आपको आज करवाने वाले हैं। उतने सारे मतलब पूरे 13 चैप्टर्स में से कुल मिला के सिर्फ 12 है ना, मतलब एक चैप्टर से एक भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर एक चैप्टर से एक उठाते तब भी 13 होता। हम यहाँ पे कुल मिला के मात्र 12 इंपॉर्टेंट गेस आपको दे रहे हैं, और इसमें से आपको निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के 12 100 प्रश्न व्याख्या को निश्चित रूप से आप सभी लोग कर लेना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। आप जानते होंगे कि 100 प्रश्न व्याख्या को लेके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इतना बड़ा सिलेबस में इतने सारे 100 प्रश्न व्याख्या में से कैसे करना है। तो आज यहाँ पे फाइनली जो हम दे रहे हैं ना, वो पढ़ लो और काम हो जाएगा। और जहां तक बात करें लेक्चर नंबर 2 है, यानी पहला लेक्चर नंबर 1 जो है, मतलब लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें गद्यखंड के बारे में बात की। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पद्यखंड के बारे में बात कर रहे हैं। जो बच्चे गद्यखंड वाला नहीं देखे हैं, इस क्लास को कर लो और जाके उसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, जाके एक एक करके क्लास को देख लेना। ठीक है, हम लोग शुरू करें आज के इस क्लास को, है ना। शुरू करें। आप लोग और सारे बच्चों को अपने क्लास में इससे जोड़ सकते हैं, शेयर वगैरह करके, है ना। लाइक वगैरह सब लोग कर सकते हैं, है ना, अगर आपको सच में क्लास अच्छी लग रही है तब। और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें जी। सब लोग तैयार हैं? शुरू करें। एक बार बोलिए, एक बार बोलिए तो हम यहाँ पे शुरू कर देंगे। और देखो, हम एक दो आपको नियम बताते हैं। सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपको करना ये है कि मोबाइल फुल स्क्रीन में कर लेना। मतलब अभी आप मोबाइल ऐसे देख रहे होंगे, ठीक है, ऐसे देख रहे होंगे, आपको मोबाइल ऐसे फुल स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, मतलब फुल स्क्रीन करोगे, ऐसे करके देखना है, क्योंकि आपको कमेंट बहुत डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपको कमेंट सेक्शन करने वाला है, क्योंकि ये पढ़ने वाला चीज़ है, सच में गहराई से पढ़ने वाला चीज़ है। जब तक आप फुल कंसंट्रेशन आपको अपने इस क्लास में नहीं दोगे, ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी और याद नहीं रह पाएगी। ठीक है, इसलिए कम समय बाकी अपने एग्जाम का, है ना, तो इसलिए सिंपल बात है, जो पढ़ो एकदम से उसको अपना दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, इसलिए मोबाइल फुल स्क्रीन में करो और प्रॉपरली पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलो जी, हम यहाँ पे पहला सवाल से शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट गेस हमारा क्या है, पहला हम यहाँ पे गेस करके दे रहे हैं 100 प्रश्न व्याख्या में, वो है थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। ठीक है, तो इसके भावार्थ को लिखे, आपकी परीक्षा में आएगा इसके 100 प्रसंग, इस पंक्ति के 100 प्रसंग व्याख्या करें, है ना। प्रस्तुत पंक्ति का 100 प्रसंग व्याख्या करें, तो आप कैसे करोगे, है ना, कैसे करोगे, सवाल तो ये भी है। कर लोगे, बहुत आसान है। देखो, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। सबसे पहले आपको ये कुछ पता चल रहा है ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है पुत्र वियोग से। कहां से लिया गया है? पुत्र वियोग चैप्टर से। एक तो अपने लोग का एक क्लियर हो गया, पुत्र वियोग जैसे ही क्लियर हुआ तो हम लोग को याद आ गया कि भाई पुत्र वियोग को सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं। ठीक है, वो पता चल गया। तो जैसे ही कोई भी भावार्थ लिखें, 100 प्रश्न व्याख्या लिखे, व्याख्या करें, जब भी ऐसा वाला सवाल रहे तो सबसे पहले वो पंक्ति कौन लिखे हैं, कहां से आया है, कौन से चैप्टर से, वो लिख देना है, और उसके बाद उस पंक्ति के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हमको पता चल गया कि ये पंक्ति जो है प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग से लिया गया और सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं, तो उसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश दिगंत भाग 2 के में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया। देख रहे हो कैसे लाइन बढ़ाया गया। ठीक है, यह कविता कवित्री के प्रतिनिधि रचना मुकुल नामक काव्य संग्रह से ली गई है। मतलब ये जो है पुत्र वियोग, वो मुकुल नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, ये भी हम लोग लिख दिए। ठीक है, इसमें कवित्री ने पुत्र के वियोग में तड़पती माँ के पीड़ा का चित्रण किया है। ठीक है, पुत्र के वियोग में जब पुत्र नहीं होता एक माँ के पास, उस समय क्या माँ के अंदर पीड़ा होती है, जो दर्द होती है, उस चीज को यहाँ पे चित्रण वो करते हैं। यहां तक लिख दी। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। ठीक है, तो जिस पुत्र को माँ लोरियां गा गा कर थपकी दे देकर सुलाती थी, है ना, थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिस पुत्र को मां लोरियां गा गा कर थपकी दे देकर सुलाती थी, उसके चेहरे पर तनिक मलिनता भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, उसे देखकर इतनी व्याकुल हो जाती थी, उसे जो है परेशान देखकर इतनी व्याकुल हो जाती थी कि आंखों में ही रात गुजर जाती थी। वह पुत्र अब उससे सदा के लिए दूर हो गया। इस प्रकार
प्रस्तुत शोक गीत में कवित्री ने पुत्र वियोग में माँ की तरफ को बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, कि एक अगर पुत्र अगर नहीं रहता है, मतलब अगर पुत्र का असमय मृत्यु हो जाती है तो उस माँ का जीवन कितना कठिन हो पाता है, माँ कितना तड़पती है अपने उस पुत्र के लिए, उस चीज को यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी चित्रण किए हैं और बहुत अच्छे से चित्रण किए हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लिख पाओगे, आप लोग बोलो, है ना, क्लियर है, आगे बढ़ें, है ना। अच्छा, जो स्क्रीन फुल स्क्रीन करके देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, आप एकदम लगातार देखते रहो। ठीक है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे सवाल पे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, अब देखो हमारा गेस क्या है, दूसरा गेस क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा ये आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नैन जस दर्पण ओतहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो भी कही चाओ, है ना। एक नैन जस दर्पण ओतहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो भी कही चाओ, है ना। तो यहाँ पे इसका भावार्थ क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको यहाँ पे एक तो बात पता चल गया कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे करवक पाठ में ये लिखे थे, है ना, याद आया। चलो आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से लिखेंगे कि भाई ये कहाँ से लिया गया, कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं, अब आप इसमें इस पे ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, ठीक है, द्वारा ऐसे होगा, ठीक है, ठीक है, द्वारा रचित महाकाव्य या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करवक पाठ से लिया गया है, जो मूलतः पद्मावत का एक अंश है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये भी बता दिए कि कौन से चैप्टर से आया है, और वो चैप्टर करवक जो है वो कहां से लिया गया, तो पद्मावत का अंश है। ठीक है, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। ठीक है, एक नैन जस दर्पण, एक नैन के होते हुए वे दर्पण के समान निर्मल भाव वाले हैं। ठीक है, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उसके मुख की तरफ ताका करते हैं, है ना। और ये जो है ना इतना दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल है ना, इस की सारे रूपवंत लोग जितने भी, इनके पास नैन एक आंख भी नहीं है लेकिन फिर भी रूपवंत लोग, है ना, बड़े बड़े रूपवान लोग, बड़े बड़े अच्छे दिखने वाले लोग भी, ठीक है, गही मुख जो भी कही चाहो, वो इनके मुख की तरफ देखते रहते हैं कुछ पाने की इच्छा से कि थोड़ा ज्ञान इनसे हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो है वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं, देखा करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया सेकंड नंबर सवाल। आगे बढ़ते हैं, आज तीसरा हमारा गेस क्या है, आ जाओ इसको देखो। थर्ड गेस हमारा क्या है भाई, थर्ड में हम दिए हैं धनी सो पुरख, धनी सो पुरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे नवासु। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धनी सौ पुरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे नवासु। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, ये भी लिया गया है पद्मावत से ही। ठीक है, करवक पाठ से लिया गया है, करवक जो कि मूलतः पद्मावत का एक अंश है, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करवक पाठ से लिया गया है, करवक मुख्यतः पद्मावत का एक छोटा सा अंश है। ठीक है, वो लिख दिए। अब उसके बाद लिखना है जिसमें कवि कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। ठीक है, कि धनी वो पुरुष है जिसका कीर्ति इस दुनिया में है। ठीक है, इस जग में उसका कीर्ति है, उसका मतलब कीर्ति कहने का मतलब उसका एक तरीके से बोले ना तो लोगों में एक इज्जत है। ठीक है, लोग उनको याद रखें, वही कीर्ति हुआ। कवि कहते हैं कि इस नश्वर संसार में कीर्ति अमर होती है, इस खत्म हो जाने वाली संसार में इस कीर्ति ही एक ऐसा चीज है जो अमर होती है। ठीक है, वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे नवासु। और यह उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यश वाला व्यक्ति महान होता है। ठीक है, वो इस दुनिया से यश वाला व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसका यश इस दुनिया में रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई फूल मुरझा जाता है, फूल मर जाता है लेकिन उसमें सुगंध रह जाती है। होता है ना, एक फूल मुरझा गया लेकिन उसका सुगंध रह जाता है। इसी प्रकार से आप खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे लेकिन हम लोग का कीर्ति रह जाएगी। वही पुरुष अमीर है, वही पुरुष महान है जिसका कीर्ति इस दुनिया में रहना है। होता है ना कि भाई हर एक इंसान के अंदर कुछ एक सपना जरूर होता है कि भाई इसको हमको पूरा करना है, इस दुनिया से
आप में, हम में, सभी लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जरूर होंगी जो हम लोग पूरा करना चाहते होंगे, है ना। जैसे कि आपके अंदर कुछ चीज़ होगा, मेरे अंदर भी कुछ चीज़ होगा। जैसे हम भी चाहते हैं कि आखिर इस दुनिया से जब हम जाएं, है ना, तो मतलब लोग कुछ चीज़ों के लिए तो याद रखें, है ना, ऐसे नहीं तो मतलब भूल जाएं, है ना। ऐसा सब लोग सोचते हैं कि भाई इस दुनिया में, ऐसा सोचना चाहिए जो लोग नहीं सोचते हैं, है ना, कि भाई इस दुनिया से अगर हम चले जाएंगे तो हमें लोग किस रूप में याद करेंगे, किस लिए याद रखेंगे, आखिर हम क्या किए इस दुनिया के लिए। वही ये कवि बोलते हैं, भाई इस दुनिया में वो रचना करके जा रहे हैं कि ये रचना को जब तक लोग पढ़ेंगे तब तक वो उन्हें याद रखेंगे। ठीक है, समझे। तो वही यहां पे कहते हैं कि भाई फूल मर जाता है लेकिन उसका सुगंध रह जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो, हम यहाँ पे चौथा गेस करके क्या दिए हैं। चौथा गेस में हम दिए हैं, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो क्या लगता है ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है पुत्र वियोग पाठ से। कहां से लिया गया जी? पुत्र वियोग पाठ से लिया गया है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं, उनका पुत्र जो खो जाता है यानी मर जाता है, उसका दर्द, उसके पीड़ा को यहाँ पे इस पुत्र वियोग में वो दर्शाए हैं। कैसे यहाँ पे लिखना है देखो, प्रस्तुत काव्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान रचित मुकुल नामक काव्य संकलन से पुत्र वियोग शीर्षक काव्य से लिया गया है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख देना कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग पाठ से लिया गया है, जो कि मुकुल नामक काव्य संकलन का एक अंग है। ठीक है, ऐसे लिख दिए, जिसमें कवित्री ने पुत्र के वियोग में मां के पीड़ा का चित्रण किया है। अब देखो, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना है। इसका मतलब अब लिखना है, पुत्र के वियोग में मां का हृदय सर्वाधिक व्याकुल बेचैन हो उठता है, उसे चारों ओर हरियाली, खुशहाली, उमंग, उल्लास में सिर्फ पुत्र का ही रूप नजर आता है। पुत्र तो उसके लिए सुंदर खिलौना था, है ना, मेरा खोया हुआ खिलौना, मतलब पुत्र तो उसके लिए मात्र पुत्र तो उसके लिए एक खिलौना था जिसके साथ पूरा दिन लगी रहती थी, है ना। प्रकृति का सारा सौंदर्य पुत्र के अभाव में उसके लिए पीड़ादायी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख देना कि भाई प्रस्तुत पंक्ति जो है भाई नहीं लिखना। ठीक है, स्टार्टिंग में भाई लिखोगे दिक्कत हो जाएगी। देखो ऐसे लिखना कि प्रस्तुत पंक्ति जो है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग से लिया गया है, जो कि मुकुल नामक काव्य संकलन का एक अंग है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताते हैं, आज जो है ना चारों ओर खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन कवित्री के अंदर एक गम है, उनके पुत्र का गम। जब उसके पुत्र जो हर हमेशा उसके साथ लगी रहती थी, उसे थपकी दे दे के सुलाती थी, उसके साथ पूरी रात बिताती थी, लेकिन वो जो है ना वो पुत्र एक दिन खो जाता है। एक दिन उसका पुत्र अपने माँ से बिछड़ जाता है, उसका पुत्र का निधन हो जाता है। लेकिन तो उसका पीड़ा आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो उसी दर्द के साथ अब जी रही है, लेकिन उसका जो जीवन अब जो है बहुत ज़्यादा दुख में भर चुका है। चारों ओर खुशियाँ हैं, चारों ओर उमंग है, लेकिन उसको उस उमंग, उस खुशियाँ, उस उत्साह में, उस हरियाली में सिर्फ और सिर्फ उसका उस पुत्र का जो है गम जो है वही सता रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं, बस आपको अब बनाना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी तरीके से आपको जैसे लिखना है वो लिख सकते हैं, है ना। आगे बढ़े, पांचवा हम आपको गेस बताएं। पांचवा जो हमारा गेस है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें ना मतलब देखो, ये चीज़ें सच में वही सारे स्टूडेंट कर सकते हैं जो सच में पढ़ने वाले हैं, जो अपना एक एक मार्क्स के लिए ना वैल्यू रखते हैं कि भाई एक मार्क्स मेरे लिए बहुत वैल्यू है। वही सारे स्टूडेंट इस क्लास को कर सकते हैं, नहीं तो भाई पता चलेगा वही एंटोनिम्स सिनोनिम्स करते रहोगे, है ना। चलो अभी यहाँ पे है, जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है जी? ये कहाँ से लिया गया है भाई? उषा पाठ से लिया गया। एक तो शब्द ही अपने लोग को मिल गया उषा, है ना, तो उषा पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो देखो जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य का चर्चा की है। ठीक है, जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, कि मतलब उषा काल अब समाप्त हो रहा है, सूरज उगने वाला है। उषा काल कहते हैं इस पल को, जब देखो उधर से सूरज की लालिमा निकल के आ रही है, लेकिन इधर पूरा क्या है, अंधेरा है। तो ये दोनों जब मिक्स रहता है ना, वो दोनों जब मिक्स रहता है उसको कहते हैं उषा काल। ठीक है, उसको कहते हैं उषा का समय। ठीक है,
बहुत ही जादूमय होता है ना, बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। आप सवेरे सवेरे उठ के देना, जब दिन उगने वाला रहता है, सूरज उगने वाला रहता है, अंधेरा जा रहा होता है, दोनों गया नहीं रहता, ना दिन होता है ना रात गया रहता है, उस बीच के समय को उषा का काल कहते हैं। बहुत ही सुहाना वो मौसम, बहुत सुहाना सा वो काल होता है, समय होता है, ठीक है। कभी कहते हैं कि प्रातःकालीन समय सतरंगी होती है और आकाश राख से लिपे हुए चौके के समान की तरह प्रतीत होता है। आकाश जो होता है ना, वो क्या होता है, राख से लिपा हुआ, जैसे एक चौका, जैसे चूल्हा होता है ना, राख से लिपा जाता है ना। गांव समाज में ऐसे देखने को बहुत मिलता होगा, ठीक है। लेकिन सूर्योदय के बाद उषा रूपी सुंदरी की जो है लालिमा और नीलिमा वाली शोभा नष्ट हो जाता है, अर्थात उषा का जादू खत्म हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा है, जादू टूटता है उस उषा का, कि भाई जब सूरज उगने वाला रहता है, अब सूर्योदय हो रहा है, कि सूर्योदय होने पर उस उषा का वो जादू खत्म हो जाता है। बस उसी चीजों को आप कुछ इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, बढ़ते हैं। ये क्या कर रहे हो सब, एगो यहाँ पे इतना सारा कमेंट सेक्शन को तुम लोग बहुत खराब करके रख दियो, हमको बंद करना पड़ जाएगा आगे, सच बता रहे हैं, ठीक है। बहुत बुरा लगता है जब ये देखते हैं, एक वो लिख रहा है, एक ये लिख रहा है, सच में पढ़ने वाले एक बच्चे नहीं हैं, क्या मतलब, है ना भाई। देखो हर धर्म अच्छा है, ठीक है, हर धर्म अच्छा है, अपना अपना तरीके सब कुछ है ना। क्यों ये सब चीज़ में पढ़ रहे हो, ठीक है। हर चीज़ हम लोग को मनानी है, हर चीज़ हम लोग को करना है, लेकिन अभी बोर्ड परीक्षा है ना, फोकस तो करो थोड़ा सा, जरा सा, है ना। ये सब चीज़ में लगे रह जाओगे ना तो उसके बाद कुछ काम नहीं देगा। बोर्ड परीक्षा आपका निकल जाएगा और उसके बाद रिजल्ट के दिन बहुत पछताओगे, है ना। उस दिन कोई काम नहीं देगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। उस दिन ढूंढोगे कि भाई किस कोना में हम चले जाए, किधर हम चले जाए जो हमको लोग नहीं देखे, हमको लोग कॉल करके ये ना पूछे कि भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। आज समय है, आज मौका है, तो आज इसको गंवा लो। जो 2-4-5 दिन बाकी रह गया है ना, इसको भी गंवा लो। उसके बाद जीवन भर पछताते रहना कि मेरा क्लास 12 में मार्क्स नहीं आया, ब्लेम करते रहना कि टीचर कॉपी गलत चेक कर दिया, उसी में कुछ कमी रह गया होगा। हाँ सही बात है कि अब वही ना है कि टीचर गलती कर लेता है होगा, कॉपी गलत चेक कर देगा, वही सब ब्लेम करते रह जाओगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्लीज़ जितने भी मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, प्लीज़ कमेंट को बंद करिए और क्लास पे फोकस करिए, ये बहुत ज़रूरी है ना। नहीं तो कोई मतलब सब लोग अपना अपना कि सर हम आहिर हैं, हम यादव हैं, सर हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, करते रह जाओगे, कोई काम नहीं देगा। कुछ जाति वाति कुछ काम नहीं देगा, ठीक है। सब तुम्हारा नॉलेज ही काम देगा, ठीक। तो सब अपने अपने, हर जाति, हर धर्म, हर चीज़ जो है ना, सब अपना अपना जगह पे अभी रहने दो। पढ़ाई करने आया ना तो इसमें सब कुछ पीछे छोड़ दो, मात्र यहाँ से ज्ञान का चीज़ें को अंदर लो, है ना, वही चीज़ें सही है आपके लिए, ठीक है। तो होप सो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो सच में फोकस करेंगे, नहीं तो भाई तुम्हारा तो सोहा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माँ सरस्वती देखो हर चीज़ देखती हैं कि भाई बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, एक स्टूडेंट कितना परिश्रम कर रहा है, हर चीज़ देखती हैं, ठीक है। तो सब चीज़ों का मतलब हिसाब होता है ना। तो माँ सरस्वती एक दिन सब चीज़ों का हिसाब करेगी कि आप भाई क्या कर रहे थे, है ना। देखा जाएगा कि भाई आप जीवन में करे क्या, जातिवाद कर रहे थे बैठ के, अरे हम ये हैं, हम वो हैं, अरे ये जाति ऊपर, अरे वो करते रह जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ हम आके आज तक कुछ बोले कि भाई हम ये हैं, हम वो हैं, कुछ आज तक तो हम वीडियो में जल्दी नाम तक हम नहीं लेते हैं कि मेरा नाम क्या है। कहाँ ऐसा मेरे अंदर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो अपना काम है, देखो मेरा काम है पढ़ाना, हम जानते हैं कि भाई हम आके तुमको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा लगेगा ऑब्वियस सी बातें करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करोगे, है ना। इसलिए हम अपना बेस्ट देते हैं कि भाई तुम लोग को पसंद आए, तुम लोग के लिए हेल्पफुल रहे, अच्छा रहे, इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। अब तुम लोग का काम है ना जी पढ़ना, ठीक है। चलो, जहां मरु ज्वाला धधकती, चाकी की कण को तरसती, वही जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन। बहुत इंपॉर्टेंट एक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये लिया गया है जयशंकर प्रसाद जी जो लिखे हैं तुमुल कोलाहल कला, उसी से लिया गया है। तुमुल कोलाहल कला, ठीक है। तुमुल कोलाहल कला कामायनी का एक अंश है।
तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेश सर्ग से ली गई है, ऐसे करके लिख सकते हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कला से लिया गया है, जो कि मुख्यतः कामायनी का एक अंश है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हम लिखना सिखा दिए, ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं। इस पंक्ति में श्रद्धा जो है पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करती हुई कहती है, जहां मरूर ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, वही जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन। ठीक है, हे मनु, उस धधकते मरुस्थल में जहां चातकी पानी के बूंद के लिए तरसती है, वैसा रेगिस्तान में, वैसा मरुस्थल में सोचो जहां पर एक पक्षी होती है चातकी, वो एक पानी की बूंद के लिए तरसती है, वहां पे मैं सरस बरसात हूं, है ना। एक गाना भी है कि तू बूंद का प्यासा था समंदर दिया हमने, है ना। कौन कौन सुना है गाना, है ना। तो वैसा ही कुछ है कि जहां मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, एक बूंद के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन। उस एक बूंद के लिए जहां तरसती है ना, वहां पे मैं तो पूरा का पूरा स्त्री रूपी मैं बरसात हूं, है ना, वो बतलाती है। मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूं। कवि कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूपी बारिश ही उसके चित्त को, उसके मन रूपी चातकी को सुख प्रदान करती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सर हम सुने, यस सर हम सुने हैं, ठीक है। अब तो सब तैयार है कि भाई हम सुने हैं, है ना। गाना पे तो बहुत जल्दी नजर आ जाता है सबको, है ना, ध्यान मस्त गया होगा। अब याद रहेगा इसको, है ना, कि भाई जहां मरूर ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, वही जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन। एकदम लिख के आ जाना कि तू बूंद, यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि तू बूंद का प्यासा था समंदर दिया हमने। बस मस्त मार्क्स मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं लिखना, थोड़ा सा बस उसी चीज को चेंज कर देना, ठीक है। उसी चीज को चेंज कर देना कि जहां पर चातकी एक पानी के बूंद के लिए तरस जाता है, वहीं पर मैं पूरा का पूरा जो है ना आराम जो होता है वो एक तरीके से बारिश की तरह आ जाता है। यानी जब जीवन जो है ना, जब अपना दिमाग जो है, जब बहुत सारा व्याकुलता के कारण थक से जाता है, चेतना थक सी जाती है, तो उसी जब मरुस्थल रूपी जीवन में जब मन थक जाता है, तो वहीं पे जो है ना एक बरसात की तरह, ठीक है, बरसात की उस बूंद की तरह चातकी रूपी पक्षी को संतुष्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से कुल मिला के आपको लिख देना है, ठीक है। ये तो लिख दोगे, हमको यकीन है तुम लोग पे। 7 नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे है, राष्ट्रगीत में भला वो कौन भारत भाग्य विधाता है, फटा सूत ना पहने जिसका हर गुण हर चरना गाता है, ठीक है। आज तक आप लोग भी करते होंगे, ठीक है, जाते होंगे, मस्त खड़े हो जाते होंगे, जन गण मन अधिनायक जय है ना, शुरू हो जाते होंगे। बस वही चीजें हैं, वही चीजें हैं। देखो एक पिछले में गाना था, अब यहाँ पे है जनगण मन अधिनायक जया है। अब देखो उसी का यहाँ पे है। तो भाई वो अधिनायक कौन है, ठीक है। राष्ट्रगीत में भला वो कौन भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता, है ना, है ना, अधिनायक भी है। और यहाँ पे भारत भाग्य विधाता के बारे में फिलहाल के लिए बात किया गया है। आप राष्ट्रगान में पढ़ते हो ना, भारत भाग्य विधाता पंजाब, तो यहाँ पे बेसिकली वही भारत भाग्य विधाता वो कौन है, कि भारत का भाग्य का विधाता वो है कौन भला राष्ट्रगान में, जिसका फटा सूतना पहने, यानी फटा सूतना यानी फटा हुआ कपड़ा पहने हरचरना नाम का एक लड़का गाता रहता है बिना मन से, है ना, उसको पता ही नहीं है भाई क्या है, ठीक है। तो देखो इसके बारे में लिखना है। तो देखो ये लिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में रघुवीर सहाय रचित अधिनायक शीर्षक कविता से उद्धृत है, ठीक है। अधिनायक से लिया गया है, जो इसको रघुवीर सहाय जी लिखे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने उन जनप्रतिनिधियों पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है जो इतने दिनों की आजादी के बाद आम आदमी के हालत में कोई बदलाव नहीं ला पाए हैं, ठीक है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेतागण हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है उसके जीवन में बदलाव नहीं ला पाए हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जानना चाहते हैं कि वह कौन भाग्य विधाता है जिसका गान जो है हरचरना नाम का एक गरीब विद्यार्थी कर रहा है, ठीक है। होता है ना, स्कूल में जाते हैं, एक गरीब विद्यार्थी है, अपनी लाचारी का प्रमाण लिए हुए वह राष्ट्रीय गीत गाता है। कवि का यह
कटु व्यंग बड़ा ही उचित और सामयिक है। सचमुच आज लाखों गरीब छात्र ऐसे विद्यार्थी बिना मन के राष्ट्रगीत का गान करते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो किसका गान कर रहे हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने आज के सत्ताधारी नेताओं पर कटाक्ष किया है कि ये सत्ताधारी नेता आज तानाशाह बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बचपन में जानते नहीं है कि भाई किस के बारे में कर रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जय है ना, किसके लिए कर रहे हैं ये पता नहीं होता है। ठीक है, ये भारत भाग्य विधाता है आखिर कौन, कि वो फटा सूथना पहने, फटा कपड़ा पहने, हर चरना गाते रहता है, उसको ये भी पता नहीं है कि भारत भाग्य विधाता वो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आज यहाँ पे उस वर्ग पे कटाक्ष करते हैं, उस सत्ताधारी वर्ग पे कटाक्ष करते हैं जो आज़ादी के इतने साल बाद भी इस गरीब जनता के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो सच में आज जो है ना रघुवीर सहाय जी का ये पंक्ति, ये कटाक्ष आज बहुत ही उचित जान पड़ता है। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल पे, और यहाँ पे है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। ठीक है, तमगे मतलब नारा, उसके बारे में प्रशंसा कौन करता है। ठीक है, कौन करता है, तो ये पंक्ति है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलो जी शुरू करते हैं, इसको भी देखते हैं। ठीक है, चलो जी इसको शुरू करते हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। ठीक है सर, तानाशाह का मतलब, तानाशाह का मतलब होता है वो ऐसा समझो ना कि जो जनता का बात नहीं, अरे मेरा बात ये है, हम जैसे बैठ गए, अरे हम जो बोलेंगे वही होगा। ठीक है, वैसा उसको कहते हैं तानाशाह। ठीक है, कि जनता चाह रही है, जनता का इच्छा है कि सर थोड़ा सा फी कम हो जाए, है ना, मतलब कहने का मतलब जो लगाम वगैरह या कुछ भी टैक्स वगैरह वसूला जाता है तो थोड़ा सा मेरा टैक्स कम हो जाए, लेकिन वो कहता है अरे तुमको और टैक्स लगेगा, तुमको देना ही पड़ेगा, है ना। तो बस वैसा चीज, उसको तानाशाह कहते हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उसके तमगे कौन लगाता है। तो देखो प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर सहाय द्वारा लिखित अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आते हैं। ठीक है, आज देखते होंगे जब 26 जनवरी या 15 अगस्त, अभी जस्ट ही थोड़ा दिन बाद आने वाला है, तो आप देखोगे उसमें बहुत बहुत अलग अलग एरिया से नंगे बूचे नर कंकाल, मतलब ऐसे छोटा, मतलब एक तरीके से ऐसा समझो ना कि कम कपड़ा उसके शरीर पे रहता है, फटा सा कपड़ा रहता है, धोती गंजी इस टाइप का लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम कपड़ा में जिसको बोल सकते हैं, यानी गरीब लोग। ठीक है, वो सब आएंगे, हर दिशाओं से आते हैं कि भाई हमारा अभी जो है 26 जनवरी का है, राष्ट्रीय त्यौहार है ना, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए पहुंचते हैं सब लोग अपने अपने स्कूल पे जहाँ पे झंडा उत्तोलन होता है वहाँ पे। ठीक है, वही यहाँ पे लिखते हैं। कभी कहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों में सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आते हैं, गरीबी के कारण वे कंकाल की तरह प्रतीत होता है, उसका शरीर इतना दुबला पतला होता है, कंकाल नजर आता है। गरीब किसानों की कमाई जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़प लिया जाता है और उनके अधिकारों का मेडल भी उनके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और जो जनता का जो अधिकार रहता है ना, उसका जो मेडल रहता है वो भी जनप्रतिनिधि ले जाता है। कभी पूछते हैं कि आखिर ये तमगे लगवाने वाला कौन है जो जनता से अपना तमगे, अपना प्रशंसा करवा रहा है, ना चाहते हुए भी जनता को उसका प्रशंसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आखिर ये है कौन। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उसके तमगे कौन लगाता है। कुल मिला के आज हम बोले हैं कि ये 12 हम सवाल देंगे, 12 में से आपके परीक्षा में निश्चित रूप से मिल जाएंगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग अच्छे से कर लीजिए इसको। ठीक है, चलो जी 9 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 9वां नंबर सवाल पे देखिए क्या है। 9 नंबर में यहाँ पे बोला जा रहा है, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, इसका मतलब क्या है। देखो प्रस्तुत पंक्ति ऐसे लिखना, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग से लिया गया है, जो कि मूलतः बोल सकते हैं कि काव्य संकलन है एक। ठीक है, मुकुल है ना, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि भाई मुकुल से लिया गया है। ठीक है, जो कि मुख्यतः मुकुल का एक अंश है, और आप ऐसे लिखना, अब इसके बारे में लिखना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अब इसके बारे में प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि जब माँ का सबसे दुलारा, सबसे प्यारा उसका पुत्र जब खो जाता है, उसका पुत्र का असमय निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस समय माँ को ये पूरा संसार बहुत ही बेकार लगने लगता है, नीरस लगने लगता है ना।
पूरी और उत्साह उमंग हर चीज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा उसके लिए खिलौना था, उसका बेटा उसके लिए सब कुछ था, जिसके लिए पत्थर को भी भगवान बनाया, हर जो है मंदिर मस्जिद तक मत्थे टेके, है ना, लेकिन कोई काम नहीं आया। चूंकि उसका खिलौना, उसका वो पुत्र, उसका वो प्यारा दुलारा बेटा उसका खो जाता है, तो उस समय बड़ा कठिन हो जाता है एक माँ को अपना मन को समझाना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे लिखना कैसे है। देखो, ये तो हम समझाने के लिए समझाए। देखो, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता शोक गीत पुत्र वियोग से ली गई है। इस पंक्ति में कवित्री की असीम पुत्र प्रेम का जो है व्यंजना हुई है कि भाई एक पुत्र जब खो जाता है, पुत्र की जो असमय निर्धन हो जाती है, तो माँ का मन कितना कठिन होता है समझाना। ठीक है, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, वह पुत्र को पाने के लिए तरह तरह की मिन्नतें मांगती है, पत्थर को देवता मानकर शीश नवाती है। ठीक है, शीश नवाती है। 9 माह तक कष्ट झेलती हुई, अनेक तकलीफ सहती हुई उसे पाती है। ठीक है, उसे पाने के बाद उसे पढ़ाती लिखाती संस्कार देती, इस तरह पुत्र उसके जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है एक माँ के लिए। वह रोता है तो मनाती है, चुप कराती है, एक माँ यही तो करती है। इस तरह पुत्र प्रेम में वह बंध जाती है, परंतु इसी बीच जब उसके पुत्र का असमय मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन सूना सूना हो जाता है। वह पुत्र प्रेम के कारण बेचैन सी हो जाती है, उसे लगता है कि बिछुड़े हुए पुत्र से एक बार वह मिल लेती, पल भर के लिए उसे प्यार कर लेती, परंतु यह सब नहीं हो पाता, इसलिए वह मन को समझा नहीं पाती। बेटा खोकर माँ को अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से लिख सकते हैं ये सब चीज़ें तो आप ऐसे भी बहुत डिटेल से लिख सकते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा पंक्तियों के माध्यम से इमोशनल कर सकते हो ना चेक करने वाले को, उतना मार्क्स। ठीक है सर, तमगे का मतलब क्या होता है? तमगे का मतलब होता है एक तरीके से बोलो ना कि ढोल वगैरह बजाना, वो उसको कहते हैं कि मतलब एक तरीके से प्रशंसा करवाना यहाँ पे मतलब है ना, कि मतलब तमगे, जैसे हम बोलेंगे कि अरे मेरा तमगे सब जगह लगाओ, तो मतलब मेरी प्रशंसा सब जगह करो, तो इसी को तमगे कहते हैं। ठीक है, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं जी, है ना। 10 नंबर को अब देखते हैं, 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर, और यहाँ पे देखो 10 नंबर क्या है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कभी सुनी, है ना। चलो जी, अभी हम कमेंट बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, हम लास्ट में एक बार देखेंगे, डोंट वरी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कभी सुनी। ठीक है, तब इसका क्या मतलब है? ठीक है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी गुणवान है ना। सोई बिमोहा जई कभी सुनी, है ना, वो बिमोहा हो गया, वो मन मोहित हो गया उसका, जो कवि का बात सुना, है ना। इसका मतलब था, देखो कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुणवान है, जो भी उसके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। ठीक है, वो मोहित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर। और 11 में अपने लोग का यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है ये कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीनी कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझा एक ही नैना, उबा सुख असनख्तन माहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो, तो ये लिया गया प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी जी ही लिखे हैं। ठीक है, जिसमें कवि कहते हैं कि चांद जैस जग विधि और तारा, मतलब चांद के जैसे जग में उन्हें ईश्वर ने उतारा है। चांद के जैसे, जिस तरीके से चांद में दाग है ना, ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा में जैसे कमी है वैसे कवि में भी, है ना, कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य का प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। दीनी कलंक किन्हीं उजियारा, कलंक है, जैसे चांद में जैसे प्रकार से कलंक है, कुछ कमियां हैं, उसी प्रकार से कवि में भी कमी है, लेकिन फिर भी उजाला कर रहे हैं अपनी इस रचना के माध्यम से। जग सूझा एक ही नैना, इस पूरे संसार को वो एक ही नैन से देखे हैं। ठीक है, जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित होता है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। उबा सुख असनक्तन महा। ठीक है, उसी तरीके से जिस प्रकार से शुक्र जो है पूरे आकाश में अकेले वो दिखता है, ठीक है, प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार से कभी भी एक आंख से भी इस दुनिया को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। ठीक है, चलो जी 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है ना, अभी चलो इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम आज भी अभी बैठ के हम ऐड किए हैं यहाँ पे। ये क्या है
किसकी विजय हुई, सेना की कि शासकों की कि नागरिकों की, बस इतना आएगा। अगर ये भी अगर दे देता तो अलग बात है, नहीं तो इतना दे देगा, किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की, है ना। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है, नागरिक को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं, ठीक है। बोलेगा इसका भावार्थ लिखे, स्वप्रश्न व्याख्या करें, तो कैसे करना है देखते हैं। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियां हारजी शीर्षक गद्य कविता से ली गई है जिसके रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं, ठीक है। ये लिया गया हारजी शीर्षक गद्य कविता से लिया गया जिसके रचयिता अशोक वाजपेयी हैं। इस पंक्ति में कवि ने राजनीतिक झूठ को उजागर किया है कि राजनीति में अक्सर कैसा झूठ होता है, ठीक है। कवि कहते हैं कि भोली भाली जनता को बताया जाता है कि युद्ध में उसकी सेना विजयी हुई है, ठीक है, लेकिन जनता को यह भी नहीं पता कि विजयी सेना की हुई कि शासक की या फिर नागरिकों की, किसकी विजय हुई, जनता को कुछ नहीं पता है। जनता को मात्र उससे मतलब है कि उसके जो सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं वो मात्र बता दिए कि भाई विजय हुई, ठीक है। यह बात पूछने के लिए किसी के पास समय भी नहीं है। नागरिकों को यह भी पता नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने वापस आ रहे हैं, ठीक है। नागरिक को इतना तक भी नहीं पता है। तो ऐसा कुछ हाल है और इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम कोशिश की आप लोग को बताना, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको पसंद आई होगी। अब आगे आप लोग से बात करते हैं, लेकिन देखो आप लोग से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट हम करेंगे, देखो लगातार आप लोग के लिए मेहनत करते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग भी पढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग में से कई सारे बच्चे अभी ऐसे हैं, ठीक है, जो एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आप सबसे पहले हर बच्चा, आप सभी लोग जाइए, है ना, एजुकेशन बाबा ऐप आप लोग इंस्टॉल करिए, ठीक है। और वहाँ पे रेटिंग देना है, ठीक है, वहाँ पे आपको रेटिंग देना है, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग। अगर आपको अच्छा, हम लोग सच में अच्छा पढ़ाते हैं तो 5 स्टार, मतलब अगर 5 स्टार बना रहता है तो आप 5वां स्टार पर आपको टिक करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको रेटिंग देना है 5 स्टार, है ना। और उसके बाद आपको जो 2-4 शब्द अपना इस प्लेटफॉर्म के बारे में, हम लोग के बारे में, हमारे बारे में, जो भी आपको लगता पढ़ाई, उसके बारे में निश्चित रूप से लिखिएगा 2-4 पंक्ति, ठीक है। कोशिश करिएगा जितना लंबा आप लिखिएगा अच्छा रहेगा, हम अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा खुश होंगे, है ना। मज़ा आ जाता है वो सब देख के। तो आप सभी लोग जाइए और आज क्या करिए, एक बार प्ले स्टोर पर जाके रेटिंग ज़रूर से दीजिएगा 5 स्टार, प्लस में रिव्यू ज़रूर से देना है, ठीक है। सभी लोग अपने अपने जो भी लगता है वो उस चीज़ों के बारे में अच्छे से लिखिएगा। हम लोग लगातार ऐप पे भी काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों को दिक्कत क्या हुई है पता है, हमें पता है वो चीज़, जो हम PDF दिए थे वो PDF डाउनलोड नहीं हो पाई है ना। वो PDF भी डाउनलोड ना, बस 1 दिन का हमें समय दे दो, वो डाउनलोड होने लग जाएगी, ठीक है, वो डाउनलोड होने लग जाएगी, ठीक है। बस 1 दिन का हमें समय दे दो, ठीक है, बस 1 दिन का हमें समय दे दो, कल से वो डाउनलोड होने लग जाएगी, ठीक है, कल से वो डाउनलोड होने लग जाएगी, ठीक है जी। तो वो भी डाउनलोड होने लग जाएगी। थोड़ा सा उसमें बस थोड़ा वर्क है, वो करवा लेते हैं, वो आपका हो जाएगा। तो सभी लोग जाना, रेटिंग जरूर देना 5 स्टार, और सभी के सभी, है ना, और अच्छे से लिखना। आज हम बैठ के पढ़ेंगे, आप सभी लोग क्या क्या लिखें, ठीक है, और अच्छे से मस्त पढ़ाई करिए, ठीक है। ये सब आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आप लोग को देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस सब से ही कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट्स वगैरह देख के, और यहाँ पे रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। आगे जितने भी और सारे बच्चे भी आएंगे तो उन लोग को भी पता चलेगा कि नहीं आदित्य भैया क्या किए थे, आदित्य भैया क्या पढ़ाए थे। सच में आप लोग तो चले जाओगे, है ना, आप लोग तो ये क्लास ख़त्म हो जाएगा आप लोग का बोर्ड, फिर कहाँ आप कहाँ हम, है ना। कभी कभी शायद से आप आओगे, बोलोगे कि हाँ भैया आपकी क्लास से पढ़े थे, इतना मार्क्स आया था, है ना, बस इतना ही तक रह जाएगा। ये पूरा साल का सफ़र कहीं यूँ ही ख़त्म हो जाएगा। तो एक ही तो आपका वहाँ पे कमेंट रहेगा, ठीक है, प्ले स्टोर पे, जहाँ पे देखेंगे तो हाँ कहेंगे वो नाम का लड़का, वो नाम की लड़की कहीं ना कहीं कुछ चीज़ बताए थे मेरे बारे में, ठीक है। तो निश्चित रूप से लिखना सभी लोग, और हम लोग फिर मिलेंगे कब, अगले क्लास में 7 बजे शाम को, ठीक है। चलिए जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सारे लोग जाएंगे, प्ले स्टोर पर रेटिंग देंगे, ठीक है, और एजुकेशन बाबा ऐप को डाउनलोड भी करेंगे, और साथ ही साथ अपने सारे जूनियर्स को भी बताना कि उनका भी बैच आ चुका है बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले सारे बच्चे का, है ना। चलिए जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। कल आगे आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कुछ लेके आ रहे हैं कल, है ना। तो सभी लोग सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।